मैं सोने के लिए बिस्तरा लगा रही थी कि मेरी बेटी अजीब सी जिद करने लगी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा, बेटी क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम हमेशा से मेरे कमरे में मेरे साथ सोती आई हो, अब ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मगर वो तो जवाब देने की बजाय रोने लग गई और रोते हुए कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैं तो भाई के साथ उनके कमरे में ही सोऊंगी। उसकी अचानक और बेवजह की जिद पर मुझे से बाहर आज तक तो उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मैंने उससे पूछ लिया कि तुम्हें यह ख्याल क्यों आया है? वो कहने लगी, अम्मी मेरी सारी फ्रेंड अपनी अम्मी के साथ नहीं बल्कि अपनी बहन भाइयों के साथ रूम शेयर करती है और आपने तो जबरदस्ती मुझे अपने साथ लगाया हुआ है। मैं भी अब बड़ी हो गई हूँ और आपके बगैर सो सकती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुराई थी और उसे समझाने लगी कि बेटा वो और भी बहन भाई होते होंगे, आपका एक ही भाई है और फिर आपके पापा भी यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने साथ रखती हूँ। लेकिन वो रोने ही शुरू हो गई। मैंने लाख समझाने की कोशिश की लेकिन बेबस हो गई। मेरी बेटा जवान हो रहा था, वो 18 साल का हो गया था। अपनी 13 साल की बेटी को उसके साथ सुलाना मुझे कुछ मुनासिब नहीं लग रहा था। मेरा बेटा 9 साल का हुआ था जब ही मैंने दोनों बहन भाई का बिस्तरा अलग कर दिया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे हमेशा यही बताया था कि लड़का और लड़की का बिस्तरा उस उम्र में अलग कर देना चाहिए। और आज पता नहीं अरूज को क्या हो गया था, वो जिद पकड़ के बैठ गई थी। कुछ देर तो मैं उसे समझाती रही लेकिन मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं था उसको बताऊं, पर मैं उसे रोक पाती। वो बार बार यही कह रही थी कि वो तो मेरा भाई है, फिर मैं उसके कमरे में क्यों नहीं सो सकती। मैं उसे समझाना चाहती थी कि बहन भाई के दरमियान में हया का पर्दा होता है, लेकिन शायद ये सही वक्त नहीं था। उसका कच्चा जहन इस बात को शायद सही तरह से समझ ना पाता। ये सोचकर मैं खामोश हो गई और फिर कहने लगी, चलो ठीक है, आज की रात अपने भाई के कमरे में सो जाओ। मैं उसका बिस्तरा उठाकर अपने बेटे तैयब के कमरे में चली गई। मैंने सोचा बस एक ही तो रात की बात है, मुझे क्या मालूम था कि ये रोज रोज का मामूल बन जाएगा। तैयब दोस्तों के पास गया हुआ था, मैं बिस्तरा लगा रही थी। जब वो वापस लौटा तो मैंने उसे बताया कि अरूज उसके साथ सोएगी। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और बगैर हिचकिचाए अरूज को गले लगाकर कहने लगा, बहुत अरसे के बाद हम दोनों बहन भाई एक साथ सोएंगे। वो दोनों ही खुश नजर आ रहे थे। लगता मुझे कुछ परेशानी सी थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने बच्चों पर एतमाद नहीं था, लेकिन मेरा तलक जिस घराने से था वहाँ छोटी छोटी बात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, खास करके बच्चों की तरबियत पर। वो दोनों बिस्तरे पर लेटकर बातें करने लगे और मैं अपने कमरे में चली गई। मेरा शोहर दुबई में नौकरी करते थे और यहाँ मैं दोनों बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमारा एक छोटा सा घर था लेकिन खुशहाल जिंदगी थी। हर 2 साल बाद मेरा शोहर छुट्टी पर वापस आया करता था। उनका कहना था कि जब बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाएगा तो फिर वो हमेशा के लिए वापस आ जाएंगे। मैं अपने कमरे में आकर उन्हें फोन लगाकर बैठ गई। वो अरूज के बारे में पूछने लगे तो मैंने उन्हें बताया कि आज वो अपने भाई के साथ सोएगी। ये सुनकर वो खुश हो गए और कहने लगे, चलो मुझसे तन्हाई में बात करने का मौका तो मिला। मैंने अपने शोहर से कहा कि मैं इस बात को लेकर कुछ मुतमिन नहीं हूँ। वो कहने लगे, फजूल बात ना किया करो, तुम्हारा तो पूरा खानदान ही तकियानुसी है, तुम्हारा भी यही हाल है। मुझे अपने बच्चों पर यकीन है, वो बहुत ही अच्छे और नेक बच्चे हैं। मेरे शोहर ने मुझे मुतमिन कर दिया और फिर बातों में लग गई। बहुत अरसे के बाद हमें स्कूल से काफी देर बात की थी। रोजाना हमेशा रोज फोन मुझसे छीन कर बैठ जाती और खुद इतनी देर तक बात करती थी। उसके बाद मेरा शोहर भी काफी ज्यादा, तकरीबन 1 बजे के करीब मैंने फोन बंद किया और फिर बच्चों को देखने के इरादे से अपने कमरे से निकली तो जो उठी, चूंकि कमरा का दरवाजा अंदर से बंद था। जहाँ तक मुझे याद था तैयब कभी भी कमरे का लॉक करके नहीं सोता था, फिर आज उसके कमरे का दरवाजा लॉक किया था। इस बात ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं जो शोहर की बात पर मुतमिन हो गई थी, एक दफा फिर परेशान हो गई। सोचा कि रोजाना से बचने के, लेकिन फिर मेरा ख्याल आया कि बच्चे सो चुके होंगे, उन्हें जगाना मुनासिब नहीं होगा। और फिर अगर वो पूछेंगे कि मैंने क्यों दरवाज़ा बजाया तो मैं क्या कहूँगी। मुझे डर था कि मैं किसी रवैये की वजह से मेरे बच्चे ये ना समझे कि उनकी माँ उन पर भरोसा नहीं करती। मैं ऐसे ही पलट कर अपने कमरे में वापस लौट आई, लेकिन नींद मेरी आंखों से
उठ चुकी थी। मुझे जागते हुए तकरीबन थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कमरे से कुछ अजीब सी आवाज आई। मैं चौंक कर उस कमरे के पास आई तो आवाज आना बंद हो गई। मैंने सोचने लगी कि मुझे वहम हो गया है या फिर वाकई आवाज आई थी। कुछ देर तक सन्नाटा रहा और फिर मैं वापस आ गई और सोने के लिए लेट गई। फिर मुझे वैसे ही अजीब सी आवाज महसूस हुई, लेकिन खुद को ये सोचकर तसल्ली दे दी कि ये सिर्फ मेरा वहम है। और फिर जब मेरी सुबह आंख खुली तो मैं फौरी तैयब के कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा खुला था और वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये उसका कॉलेज का दूसरा साथ था। अरूज अभी तक सो रही थी, जबकि अरूज तो मेरे उठाने बगैर खुद ही हमेशा वक्त पर उठ जाया करती थी, मगर आज इतनी गहरी नींद सो रही थी कि मेरे बार बार आवाज देने पर भी उसकी आंख नहीं खुल रही थी। मैंने उसे जबरदस्ती से उठाया तो वो बहुत मुश्किल से उठकर बैठी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे रात भर जागती हो, आंखें भी नींद की कमी की वजह से सुर्ख हो रही थी। मैंने हैरत से पूछा कि रात भर जागती रही हो क्या, जब उठ नहीं जा रहा। मेरी ये बात सुनकर वो चुप हो गई और जल्दी से पूरी आंखें खोलकर बैठ गई। कहने लगी, नहीं अम्मा, मैं और भाई तो फौरी ही सो गए थे। आपको तो पता है मुझे वक्त पर सोने की आदत है। मैंने उसे घबराते हुए देखा और कहा, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि आज क्या हो गया है। बगैर मेरी बात का जवाब दिए वो जल्दी से उठी और मुंह धोने के लिए भाग गई। उसका रवैया मुझे बहुत ही गैर मेयारी लगा था। खैर, मैंने उन दोनों को तैयार करके भेजा और जब अपने बेटे की कमरे से बिस्तरा उठाने के लिए गई तो मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं बुरी तरह से चौंक गई। मेरे बेटे के कमरे में इस चीज का क्या काम था? आज से पहले तो मैंने कभी ये चीज नहीं देखी थी। मैंने बिस्तरा उठाया या सफाई खाने में तैयार कर दिया और फिर दोनों बच्चे का वापस आ गए। मैंने सोचा कि सीधी तरह तैयब से पूछ लूं कि रात भर वो दोनों क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं खामोश हो गई। आज का दौर बदल गया है। पहले जैसा नहीं रहा कि जब माँ बाप सीधी तरह से बच्चों से सख्ती से सवाल जवाब करते थे और बच्चे डर कर जवाब दिया करते थे। ये आज का दौर में अगर बच्चों से ज्यादा सवाल जवाब किया जाए तो वो माँ बाप से ही बाजार हो जाते हैं और फिर दूरी पैदा होने लग जाती है। बस यही सोचकर मैं भी खामोश रहती थी और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ज्यादा जमाना बदल से कुछ नहीं होता। तरबियत के असूल हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। माँ बाप की सख्ती का बदले होता है, जमाने से कोई तल्लक नहीं होता। अगर माँ बाप सख्त ना करे तो औलाद जंगली घोष की तरह बढ़ती जाती है। अगली रात से वो दोबारा से बिस्तरा लगाने लगी तो एक बार फिर अरूज ने जिद पकड़ ली कि वो अब रोजाना भाई के कमरे में ही सोएगी। मैंने नाराजगी से कहा कि मुझे अकेले नींद नहीं आती तो मेरे साथ सो लो, लेकिन वो ना मानी। और फिर इतने में ही मेरे शोहर का फोन आ गया और उसने अपने बाप से मेरी शिकायत कर दी। ये मैं उसके भाई के कमरे में सोने की इजाजत नहीं दे रही। ये सुनकर मेरे शोहर गुस्से में और कहने लगा कि अरूज का बिस्तरा तैयब के कमरे में लगा दो, अच्छा है हम भी फुर्सत के कुछ लम्हे मिलकर जाए। शोहर के हुक्म के आगे मैं खामोश हो गई थी और फिर मैंने अरूज का बिस्तरा तैयब के कमरे में लगा दिया था। दोनों बहन भाई फिर एक साथ सोएंगे। मैं जब अपने शोहर से बात करके फारिग हुई और कमरे से निकली तो तैयब के कमरे का दरवाजा लॉक था। मैंने सोचा था कि मैं तैयब को खुद सुबह मना करूंगी कि वो कमरे का दरवाजा लॉक करके ना सोया करे, और फिर इस रात भर इसके कमरे से अजीबोगरीब आवाज आती रही जैसे कुछ हो रहा हो। आधी रात के बाद मुझसे रहा ना गया तो मैंने कमरे का दरवाजा पर पहुंची। पहले दस्तखत पर तो दरवाजा ना खुला, लेकिन तीसरी दस्तखत पर तैयब ने नींद भरी आंखों से दरवाजा खोला और मुझे देखकर पूछने लगा कि क्या हो गया अम्मा, इतनी रात को क्यों जाग रही हो? अपने बेटे की नींद खराब करने पर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने तैयब से अरूज के बारे में पूछा तो वो कहने लगा वो गहरी नींद में सो रही है और मैं भी सो रहा था। आपको वहम हो गया है, जाकर सो जाओ। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगा तो मैंने उसे रोका और कहा कि दरवाजा लॉक ना करो, तुम अभी बच्चे हो, मुझे फिक्र सताती रहती है। मेरी बात सुनकर उसने अजीब सी नजरों से देखा और कहा कि सिर्फ दरवाजा बंद करो, उसे लॉक नहीं करो। मैं वापस अपने कमरे में आ गई थी। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं ही बहुत ज्यादा सोच रही हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं है, मगर
2 दिन बाद ये कार्ड स्कूल से फ़ोन आया और टीचर ने ऐसी बात कही, मैं घबराई। उन्होंने मुझे स्कूल बुलाया था। मैं फौरी स्कूल पहुंच गई। अरोज की टीचर ने खुसूसी तौर पर मुझसे मुलाकात की और कहने लगी कि अरोज हमारी क्लास की बहुत ही लायक बच्ची थी, लेकिन न जाने उसे 3-4 दिन से क्या हो गया है। वो सारा वक्त क्लास में सोती रहती है, पढ़ाई पर कोई तवज्जो नहीं है। 2 दिन से उसने टेस्ट भी गलत देना शुरू कर दिया है। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि मामला ज्यादा हाथ से निकलने से इससे पहले ही हम बात कर ले ये बच्ची के साथ क्या मसला हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे रात भर सोती ही नहीं है। अब तो उसने अपने दोस्तों से बातचीत करना भी छोड़ दी है। वो बल्कि खामोश रहती है और बस सोती रहती है। उसका ध्यान कहाँ और है। उसने कंपटीशन से भी अपना नाम निकलवा लिया है, जबकि पिछले कई सालों से ये कंपटीशन वो ही जीत रही है। क्या आपके घर में कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से वो इतनी डिस्टर्ब नजर आ रही है? टीचर की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। अरोज तो पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव थी। आज तक कभी भी मैंने उसे पढ़ाई पर फोर्स नहीं किया था। वो खुद ही अच्छे से पढ़ लिया करती थी। फिर क्यों अचानक से ये इस तरह पर फोर्स खराब हुआ था? कुछ तो ऐसा था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था और मेरे लिए ना जरूरी था। मेरा टीचर को यकीन दिलाया कि मैं खुद अरोज की पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और हमारे घर में भी ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो। टीचर कहने लगी, इम्तिहान नज़दीक है, इसीलिए मैंने आपसे बात करना मुनासिब समझा। मैंने टीचर को शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खास तौर पर अरोज पर तवज्जो दी थी और फिर घर लौट आई थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। आखिर ये मामला क्या चल रहा था? अरोज का अचानक अपने भाई के कमरे में सोना की जिद करना और फिर सोने का ध्यान करना, जब भी शायद सच ये था कि वो रात भर जाग कर गुजारती थी। मगर उसके जागने के पीछे क्या वजह थी? उसने अचानक ये अजीबोगरीब जिद क्यों शुरू की थी और उनके कमरे में सुनाने आने वाली आवाज कैसी थी? ये वो सवाल थे जिनकी जवाब जानने के लिए मेरा जरूरी था। और फिर मैंने फैसला किया, मैं खामोशी से उनके कमरे में छुप जाऊंगी और खुद देखूंगी कि ये मामला क्या है और फिर मेरा ऐसा क्या है। मैंने रात को दोनों का बिस्तरा सेट किया और जब दूध के गिलास रखने के लिए गई तो मौका देखकर उनके बिस्तरे के नीचे ही छुप गई। कुछ देर बाद वो दोनों दरवाजा बंद कर बिस्तरे पर लेट गए और फिर उनकी बातों की आवाज आना शुरू हो गई। वो दोनों बातें कर रहे थे और मेरे होश उड़ते चले जा रहे थे। मैंने तो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की थी कि वो मुझे धोखा दे। ऐसा कुछ कर रहे कि मैं अपनी ही नजरों में गिर जाऊं। मैं सांस रोक के लेटी हुई थी कि जब ही मैंने देखा कि मेरी बेटी बिस्तरे से नीचे उतरी और वॉशरूम चली गई और जब थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो उसके वजूद पर नजर पड़ते ही मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा बेटा भी बिस्तरे से उतरा और अपनी बहन के हाथ में हाथ डालकर उसकी अजीब तरह की हरकत शुरू कर दी। मुझे लगा था कि मैंने अपने बच्चों की तरबियत ही नहीं कर पाई। मैं उन्हें सही और गलत भी नहीं समझा सकी, तो फिर मेरे माँ होने का क्या फायदा था? मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे। कुछ वक्त मैं ये तमाशा देखती रही, फिर मेरे सब्र की हद पार हो गई और मैं बिस्तरे के नीचे से निकलकर उन दोनों के सामने खड़ी हो गई। मुझे देखकर वो दोनों हक्के बक्के हो गए और शर्म से सर झुका लिया। मैंने गुस्से में अरोज से पूछा कि ये सब क्या है और ये तुमने किस तरह का लिबास पहन रखा है भाई के सामने? उस लिबास में तुम्हें आते शर्म नहीं आती? मेरी ये बात सुनकर वो कहने लगे, आप तो बहुत ही दकियानूसी बात करती हैं। मैंने ऐसा भी कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने हैरत से सर से पांव तक उसको देखा। वो छोटी सी स्कर्ट और पैंट में मेरे सामने खड़ी थी और कह रही थी कि उसने कोई बुरा लिबास नहीं पहना। मैंने अपने बेटे को गौर कर देखा और कहा, तुम बड़े हो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये सब कुछ गलत है जो तुम दोनों कर रहे हो? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझ पर क्या गुजर रही है? कुछ अंदाजा है तुम दोनों की पढ़ाई भी मुतासर हो चुकी है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग मेरा दी हुई आज़ादी का इतना गलत फायदा उठाओगे। और अरोज के पास इसका लिबास कहाँ से आया? मेरे पास पूछने को इतने सवाल थे कि समझ नहीं आ रही थी कि पहले क्या कुछ और किस बात पर गुस्सा करूं, बच्चों को बुरा कहूं या अपनी तरबियत की कमी पर
सर पीटो। तैयब सर झुकाकर कहने लगा कि अम्मा आजकल ये सब कुछ आम है, मगर आपने यहाँ पर इतनी पाबंदियाँ लगाई हैं कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते। अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन ना होता तो शायद हम तो दुनिया के बारे में कुछ पता ही ना होता और हम कुएं के मेंढक बनकर रह जाते। जब एक दिन आप बाजार गई थी, उस दिन मैंने अरूज को अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ वीडियो सिखाई थी, जहाँ देखने के बाद अरूज को भी शौक हो गया। हम दोनों भी यही करते हैं और फिर जब हमने ये शुरू किया तो हमें मज़ा आने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना मज़ा आया कि हम दोनों अब सारी रात ही करते हैं। लोग हम किसी काम से इतने पैसे कमा रहे हैं कि पढ़ाई लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप हम दोनों पर हर वक्त पढ़ाई की इतने प्रेशर क्यों डालती हैं। तैयब की बात सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई और उससे पूछा कि आखिर तुम ये सारी पट्टी किसने पढ़ाई है, पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्या तुम्हें मालूम नहीं? और वो कहने लगा आज के दौर में पढ़ाई की कोई हैसियत नहीं है। कॉलेज में हर कोई वीडियोस बनाता है, नाच गाने पर प्रैंक करता है और मशहूर हो जाता है। सिर्फ मशहूर होना नहीं बल्कि पैसे भी कमाने लगता है। जब ये हिस्सा मैंने अरूज को बताया तो उससे भी वीडियो बनाने का काम अच्छा लगा और फिर हम दोनों ने मिलकर डांस वीडियोस बनाना शुरू कर दी। आप तो हमें हरगिज़ भी इस बात की इजाज़त नहीं देती, इसीलिए हमने चोरी छुपे के ये काम शुरू किया। हमारी हर वीडियोस पर हज़ारों लाइक आते हैं, लोग हमें पसंद करते हैं। एक दिन हम इस काम से कमाई भी शुरू हो जाएगी। पढ़ने लिखने का क्या हासिल होगा? तैयब ने अपने फ़ोन खोलकर मुझे अपने टिकटॉक अकाउंट दिखाया तो मैं शर्म से ज़मीन पर गिर गई। मेरा बेटे ने तो बेहयाई की हर हद बात कर रखी थी। वो दोनों हर वीडियो में एक दूसरे का हाथ पकड़कर रक्स करने में मसरूफ़ थे और लोगों कमेंट में ना जाने क्या कुछ लिख रहे थे। मेरे घर की इज्जत मोबाइल की ज़ीनत बन गई थी और मुझे पता भी नहीं चला था। मैंने ज़ोरदार तमाचा तैयब के मुंह पर मारा और उसे कहा कि ये हरकत करने से पहले कम से कम एक दफ़ा मुझे बताया तो सही, फिर मैं तुम्हें बताती कि क्या सही है और क्या गलत। क्या इस तरह पैसा कमाना ठीक है? तो क्या कर रहे हो? अपनी बहन की इज्जत को सरेआम बाजारों में हज़ारों लोगों के आगे पेश कर रहे हो। न जाने ये कौन कौन लोग होंगे जो तुम्हारी बहन को इन कपड़ों में रक्स करता देखते होंगे। उनकी नीयत में क्या कसूर हो गई कौन जानता। आप जो बुराई के दामन पर खड़ी हैं, क्या सिर्फ इसीलिए चूंकि तुम्हारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है या तुम्हें इसके इस्तेमाल के साथ ही मिला है? तैयब को एकदम ही चुप लग गई थी। वो सर झुकाकर खड़ा हो गया था। शायद उसको समझ में मेरी बातें आने लग गई थी। मैंने एक नज़र अपने दोनों बच्चों पर डाली जो अभी कच्ची उम्र में थे और शाहिद सैयद और गलत का पूरी तरह फ़र्क भी नहीं जानते थे। उन्हें बस ये नज़र आ रहा था कि ये पैसे कमाने का असल तरीका है जिसमें मज़ा भी आता है और मशहूर भी मिलती है। लेकिन दोनों ने ये नहीं सोचा था कि उसकी क्या नुकसानात हो सकते हैं। वो दोनों समझ रहे थे कि पढ़ाई किसी काम की नहीं है और ये सब करके भी इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। मैंने दोनों को अपने पास बिठाया और बताया कि पढ़ाई ना लिखना इंसान में शऊर पैदा करती है, इससे सही और गलत का रास्ता बताते हैं। पहले के लोग शादी पर रक्स करने के लिए बाहर से बुलाते थे और अब तो घर की औरतें खुद ही डांस फ्लोर पर खड़ी होकर हज़ारों लोगों के दरमियान अपना रक्स पेश करती हैं और इसी को ये बात बेहयाई भी लगती। शायद ये हमारे माशरे की बुराई की वजह है। ये मासूम छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों से शर्म और हिचक को एक तरफ रख कर खुलकर बात की। उन्हें इस चीज़ के नुकसानात के बारे में बताया। उन दोनों के साथ मैंने पहली मर्तबा बातचीत की थी, मेरी माँ बनकर नहीं बल्कि दोस्त की तरह उन्हें सही और गलत समझाया था। क्योंकि अगर इस वक्त मैं उन दोनों को ना रोकती तो शायद वो दोनों किसी का अपना फ्लूद का रास्ता समझते और ये भूल जाते कि हम मुसलमान हैं और हमारा फलाई और कामयाबी कम और से कम इस टिकटॉक और स्नैपचैट के रास्ते पर तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बेटे को इस ज़माने की नई ख्वाहिश काली से लगी थी जिसे वो अपने साथ घर तक ले आया था। वो अपनी बहन को भी शामिल कर लिया था। मेरी समझ में से इन दोनों को अच्छे से बुरा समझ आया
और ये भी बताया कि हर चीज़ के इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। अगर वो यही टिकटॉक अच्छे कंटेंट के लिए इस्तेमाल करे, कोई दीनी मज़हब चीज़ डाले या फिर फ़लस्तीन के हक़ में, तो क्या बेहतर नहीं होगा? इस तरह नाच गाना करके ना सिर्फ वो दोनों गुनाह कमा रहे थे, बल्कि न जाने कितने और लोग उन्हें देख कर गुनाहगार हो रहे थे। मैंने समझाया, पर उन दोनों को मेरी बात समझ आ गई थी। मेरे शौहर ने हमेशा भी मुझे और मेरी सोच को दकियानूसी कहा था। शायद यही वजह थी कि मेरे बच्चे ये दकियानूसी समझते थे और मुझे से अपनी बात खुलकर शेयर नहीं करते थे। मगर जब मैंने उनके साथ दोस्ती शुरू की तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर बात बताने लगे। मैं असूलों पर चलना चाहती थी और अपने बच्चों की तरबियत इसी तरह करना चाहती थी जिस तरह एक मुसलमान माँ को करनी चाहिए। मेरे बेटे के बिस्तर से मुझे एक छोटा सा स्पीकर मिला था। मैं मुझे उसी दिन फुटक गई थी। बेगैर मौजूदगी में वो दोनों इस स्पीकर पर गाने लगाकर डांस सीखा करते थे और जब मैं मौजूद होती थी तो वो फिर मोबाइल फ़ोन से ही काम चला लिया करते थे। उनके नाच गाने की आवाज़ों से आने वाली आवाज़ मेरे कानों में पड़ती थी और वो दोनों झूठ के सहारे सजा छुपा लेते थे। लेकिन एक माँ अपने बच्चों की हर बात से वाकिफ़ हो जाती है, इसीलिए मुझे भी सच पता लग गया था। मैं सब माँओं से यही कहूँगी कि अपने बच्चों की इस वक्त अच्छी तरबियत करें और उनकी तरबियत बहुत ही ज़्यादा तवज्जो दें। ये मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया का दौर है। यही बच्चे नाचना गाना और पर इसको दुनिया समझ बैठे हैं और उन्हें लगता है कि यही हमारा मुस्तकबिल है, लेकिन दर हकीकत हमारी बुराई की यही वजह है। आप लोगों को क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी पहुंच जाए।